हेलो एवरीवन। चलिए, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें भी छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से प्रश्न आता है तो उसमें छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स भी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये जो टॉपिक है इसमें हम बहुत सारे आंकड़े वगैरह जो है पढ़ते हैं अपडेट करके। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हर साल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी किया जाता है। तो जो पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, प्रकाशन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है, डायरेक्ट वहीं से हम लोग टू द पॉइंट जो पूरा सर्वे है उसको पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे दिखेगा सामने, जितने भी कंटेंट आपको दिखेंगे वो सारे कंटेंट जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं ऐप में, तो अवेलेबल है ही हमारे पास, ठीक है। साथ ही साथ आप जो हैं ये जो वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये वेबसाइट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप कि दिख रहा होगा आपको, dscg.gov.in, ठीक है। ये जो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय है इसी के द्वारा ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ये जारी किया जाता है ना। तो आप यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा और वहीं से ही आप पढ़िएगा, है ना, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि आंकड़ों की बात है तो अगर कहीं अदर सोर्स से यदि आप लोग पढ़ते हो और थोड़ा बहुत भी एरर वगैरह आता है, 1.55 की जगह 1.54 ऐसा कुछ आ गया तो वो एक बिग मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि आंकड़े हैं जो भी सरकार ने यहाँ पे जारी किए हैं उसको हम एज इट इज और एक्चुअल जो है सारे फैक्ट उसको वैसा का वैसा हम याद करेंगे, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शन वगैरह रहते हैं तो फिर वैसे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या पढ़ें और कौन सा आंसर सही है, ऐसा करके, ठीक है। तो कैसे किस प्रकार से प्रश्न आता है इकोनॉमिक सर्वे से वो भी मैं आपको बताते चलूंगा और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको शुरू में बता देता हूं। देखिए, ये देखिए, सबसे पहली बात तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है। उसके बाद फिर देखें, ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 है इसके अंतर्गत लगभग 16 अलग अलग विषय हैं, ठीक है। और उन्हीं 16 विषयों के आधार पर हम लोग ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पढ़ने वाले हैं। ओके, देखें ये विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो इसी के आधार पे हमको पूरा ये स्टडी करना है, आप देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक हम लोग रिव्यू देखेंगे, ठीक है। जो रिव्यू है आर्थिक समीक्षा, है ना, वो हम लोग देखेंगे। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा ओवरऑल, ठीक है, जिसमें लगभग सारे पॉइंट उसमें कवर रहेंगे, मेन जो पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा चैप्टर वाइज हम लोगों को देखना है, जैसे जनसंख्या देखेंगे, राज्य आय, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लोक वित्त, संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, वानिकी, खनिज, उद्योग, विद्युत एवं आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं। ओके, ये सारे चैप्टर्स के अंतर्गत पूरा इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों को पढ़ना है, सारे आंकड़े हम लोगों को याद करने हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से, ये हमारा पहला आज का समझ लीजिए कि इस लेक्चर का पहला पॉइंट हो जाएगा आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, ठीक है। ये हम लोग को देखना है, सबसे पहला चैप्टर हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे आंकड़े आपको मिलते हैं, है ना। तो जनरली जो है एक विद्यार्थी के मन में रहता है कि भाई इतने सारे आंकड़े हैं, कैसे याद करें और क्या किया जाए, है ना। तो देखिए, आसान तो नहीं है लेकिन आसान बनाया जा सकता है याद करने के लिए। और वो तरीका ये है कि अलग अलग चैप्टर वाइज आप उसको अलग अलग समय में आप उसको ध्यान में रखें, याद करते चलें, ठीक है। तो उसी से फिर चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, आपको याद हो पाएंगी, है ना। जैसे सिर्फ ये एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है तो इसके अंतर्गत जो भी आपके पास आंकड़े हैं वो आंकड़े आप सबसे शुरुआत में आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा गैप दीजिए, या फिर वो जो समय आपने पढ़ा वहां से आप 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन जैसा भी है, फिर अगले दिन आप जब पढ़ रहे हैं तो पहले दिन जो आपने पढ़ा उसको पहले आप रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए और उसको याद करिए। इस तरीके से अपने को हर दिन क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ओके, तभी जो चीजें हैं वो क्या हो पाएंगी, सही तरीके से याद हो पाएंगी। ओके, चले अब देखें, स्टार्ट करते हैं। तो हम भारत से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये
पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक विकास दर की बात कर लेते हैं। देखें, जो विकास दर है, ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो हम पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 और इस वर्ष यानी कि 2020-21 को देखते हैं। तो 19-20 में ये जो आर्थिक विकास दर थी वो आपकी कितनी थी? 4.2। कितनी थी? 4.2। वहीं ये जो 2020-21 की यदि बात की जाए तो 2020-21 में ये 7.7, जो कि माइनस में आपको दिख रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, माइनस में, ठीक है। क्योंकि अभी 2019 से लेकर के 19-20-21 ये आप अभी एक कोरोना काल जो देख रहे हैं, कोविड का एक दौर देख रहे हैं, उसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था में हमें थोड़ी विकास दर में कमी हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो वो जो कमी है उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे माइनस, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक चिन्ह, तो -7.7 ये आर्थिक जो है विकास दर में प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। आई बात समझ में? तो ये सबसे पहली बात आप याद रखिएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है, विकास दर, वो वर्तमान यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से -7.7 रहने का अनुमान है। और वहीं जो आपका पिछले वर्ष की बात करें तो 2019-20 में ये जो अनुमान है वो कितना है, सॉरी अनुमान नहीं, एग्जैक्ट जो था वो कितना था आपका? 4.2 था। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट सबसे पहले आप याद रखेंगे, 4.2 -7.7, ये है आर्थिक विकास दर, प्रतिशत वृद्धि। ओके, अब ग्लोबल वे में यदि बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है कि 15 वर्ष से ऊपर के, ठीक है, क्योंकि 14 वर्ष तक के बालकों से तो वैसे भी यहाँ पर जो है प्रतिबंधित है काम करवाना, ठीक है। तो जो कार्यशील जनसंख्या मतलब कि जो कार्य कर सकते हैं, मतलब कि 15 वर्ष और 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, ठीक है, वो कार्यशील जनसंख्या में कहलाते हैं। तो वैश्विक रूप से देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत में ही सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या आपको मिलेगी। ओके, ओवरव्यू एक देख रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो शहरीकरण में वृद्धि हुई है, उसके अलावा ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं, ये सब का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। संचार एवं आधारभूत संरचनाओं में विकास हुआ है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, और 65% युवा आपको जनसंख्या यहाँ पर मिलेंगी, जो एक सकारात्मक बिंदु है, ठीक है। ये जो युवा कार्यशील जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं तो 65% युवा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो है किस तरीके से हमारे पास एक पॉजिटिव बोलना चाहिए कि एक मानवीय जो संसाधन है ना, ह्यूमन रिसोर्स, वो किस तरीके से यहाँ पर भारत में मौजूद है, ठीक, जो एक सुदृढ़ आधार यहाँ पे प्रदान करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जो कि विशिष्ट स्थान इसीलिए रखता है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो संसाधनों से परिपूर्ण है ना। रिसोर्सेस जो है यहाँ पर बिल्कुल रिच कंडीशन में है, चाहे वो वन संपदा की बात हो, वन संसाधन की बात हो, चाहे मिनरल यानी कि खनिज की बात हो, ठीक है। ये पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त मात्रा से ज्यादा उपलब्ध है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट रोल छत्तीसगढ़ राज्य का है। देखें क्या क्या प्रमुख पॉइंट्स हैं उसमें, यदि हम देखें तो एक तो ये कि वन बाहुल्य है, ठीक, विपुल खनिज संपदा है, संपन्न है, और कम जनघनत्व वाला प्रदेश है, ठीक है, भारत का। अब सबसे पहले बात करें जनगणना के बारे में। तो देखिए, जनगणना 2011, ये इसके आंकड़े हमारे पास हैं, यानी कि हर 10 साल में जो दशकीय जनगणना होती है, तो पिछला जो हमारे पास जनगणना के जो आंकड़े मौजूद हैं वो 2011 की जनगणना है, ठीक है। तो सेंसस 2011 उसके अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 2,55,00,000 है। कितनी है? 2,55,00,000, यानी कि 2.55 करोड़ ये छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब यदि जनगणना के अनुसार ये भारत का कौन से क्रम का राज्य है, यह प्रश्न आता है, तो आपके पास है आंसर, देश का ये 16वां बड़ा राज्य है। याद रहेगी बात, है ना, 16वां बड़ा राज्य। ओके, देश का 16वां बड़ा राज्य हम लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से। ओके, क्लियर है? तो देखिए, प्रश्न जो आएगा वो ऐसा आएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा क्रम है, तो आप आंसर लेते हैं क्या? 16वां, ठीक है, नंबर 16 याद रखिएगा। ये वहां पर मेंशन रहेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार आपको पूछेगा, है ना, तो वो आपके पास मेंशन रहेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए फिर भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है यदि पूछा जाए तो 2.11% आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की जो कुल आबादी है अगर उसका 2.11% आप निकालते हो तो आपको छत्तीसगढ़ की जनसंख्या निकल जाएगी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2.55 करोड़। क्लियर है? ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम एक पॉइंट ले लेते हैं और वो क्या है आपका लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, यानी कि महिला और पुरुष का जो अनुपात है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात। ओके, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो लिंगानुपात है वो है 991, सकल लिंगानुपात 991, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात 991 है। और अगर इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि रूरल और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र, तो दोनों जगह के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1001 और शहरी क्षेत्रों में ये कितना है, 956। क्लियर है ना, ग्रामीण क्षेत्र में 1001 और शहरी क्षेत्र में 956, ये लिंगानुपात यहां पर है। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए जो भी आंकड़े यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है उसी आंकड़े को आपको अपने दिमाग में बैठाना है, यहाँ से ये सारे प्रश्न आते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से, इसलिए पूरी तरह से 100% आपको यही आंसर आपको लेना रहेगा। ओके, देखें आगे। अब लिंगानुपात में, ये लिंगानुपात के हिसाब से भारत का ये पांचवा, कौन सा क्रम का, पांचवा सबसे बड़ा राज्य आपका है। आई बात समझ में, यानी कि लिंगानुपात के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 5वें नंबर पर है। जनगणना या जनसंख्या के अनुसार कौन सा क्रम, 16वां क्रम, और लिंगानुपात में क्या है, 5वां। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरीके से आप लॉजिक बना के याद कर सकते हैं, लिंगानुपात, ठीक है ना, तो लिंगानुपात, ठीक है। तो आप देखिए लिंगानुपात में टोटल कौन सा, कितने अक्षर हैं, ठीक है, कितने वर्ण आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात 1 2 3 4 5, ठीक है। पात से याद रखिएगा 5, पात से क्या याद रखेंगे, 5, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, लिंगानुपात में 5वें क्रम पर है, याद रखें। और कितना है लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का, 991 है। ग्रामीण क्षेत्रों की 1001 है और शहरी क्षेत्रों की 956। तो शहरी क्षेत्रों में कम है जो कि चिंता का विषय है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से ऊपर है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति है लिंगानुपात की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तीसरा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं। तीसरा बिंदु क्या है, साक्षरता दर। क्या है, साक्षरता दर। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 70.3%। ठीक है, 70.3% साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट है छत्तीसगढ़ की। ओके, 70.3% लोग साक्षर है, यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ओके, साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और वो है क्या आपका शिशु मृत्यु दर। क्या है, शिशु मृत्यु दर, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु का जो दर है प्रति आपका 1000 में, वो प्रति 1000 में कितना था, वर्ष 2000 में ये था 77। ठीक है, वर्ष 2000 में कितना था, 77 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर था, यानी कि हर 1000 शिशुओं में 77 शिशुओं की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। ये शिशु मृत्यु दर को बताता है। ठीक है, घट करके 2018 की स्थिति में ये कितना आ चुका है, 41 में आ चुका है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार की आवश्यकता है। ओके, तो याद रखिएगा शिशु मृत्यु दर, ओके, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट जो है ना, ये आपका हमारे पास जो आंकड़ा है वो आप ध्यान दीजिएगा, कब कब का आंकड़ा है हमारे पास शिशु मृत्यु दर का, 2000, ठीक है, और फिर वर्तमान जो आंकड़ा है लेटेस्ट वो है 2018, है ना। तो 2000 में ये 77 था 1000 शिशुओं में प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000, है ना, इसको याद रखेंगे। और अभी ये घट करके 77 से कितना हो गया है, 41 हो गया है। ओके, तो 77 से 41 हुआ है शिशु मृत्यु दर। चलिए याद रहेगी बात ये, है ना। चलिए इतना पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो कमी तो हो रही है जन्म दर में, मृत्यु दर में, मातृत्व मृत्यु दर, इस सब में कमी आई है, ये भी आप याद रखिएगा कि कमी आई है करके। ठीक है, अभी सुधार की आवश्यकता तो है ही। ठीक है, क्या क्या सुधार है, क्या क्या लक्ष्य है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मातृ मृत्यु दर। ओके, तो मातृ मृत्यु दर जो है, इसमें हमारे पास जो वर्तमान आंकड़े हैं और पहले का जो आंकड़ा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 2001 से 3 के बीच का जो निकाला गया था जो आंकड़ा है ना, वो 1 लाख प्रति जीवित जन्म पर भारत में 301 और राज्य में 379। क्लियर है, मातृ मृत्यु दर, है ना। तो ये जो
मातृ मृत्यु दर है भारत में आंकड़ा है क्या 301 का, और राज्य में कितना है 379 का। ठीक है, राज्य में कितना है 379, है ना। तो ये याद रखेंगे कब के अनुसार से 2001-3 के हिसाब से। ठीक है, 2001-3 के हिसाब से भारत में 301, राज्य में 379, याद रहेगी बात। ठीक है, भारत में 301 और राज्य में 379। ओके, चल याद रखेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान आंकड़ा यदि हम लोग देखें 2016-18 के बीच के जो आंकड़े हैं उसको जब निकाला गया तो उसके अनुसार इसमें कमी आ रही है मातृ मृत्यु दर में। और कितना हो रहा है ध्यान दीजिएगा, तो भारत में जो 301 था वो हो गया है कितना 113, और छत्तीसगढ़ में जो 379 था वो हो गया है कितना 159। ठीक है, 113, 159, 113, 159 याद रखिएगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मातृ मृत्यु दर जो है, मातृ मृत्यु दर ये आपका 379 से हो गया है कितना आपका 159, 159। ओके, 379 से 159, 159। चलिए याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मातृ मृत्यु दर जो है इसको एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है हमारे लिए। देखिएगा 2030 में, है ना, 2030 तक मातृ मृत्यु दर का जो अनुपात है इसको 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्या टारगेट रखा गया है 100 से कम लाने का। 2001 से 3 के आंकड़े जो कहते हैं वो 379 है। ठीक, 2016 से 18 के बीच का जो आंकड़ा है वो कहता है 159 है। इसको अब हमको क्या करना है 100 से कम करना है। टारगेट कब तक का है 2030 तक का है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब दरअसल ये जो कमी जो आई है उसके पीछे जो एक रीजन है वो ये है कि जो माताओं का जो प्रसव है ना, वो अस्पतालों में कराने के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ा है। ठीक है, जनरली जो पिछड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं या दूरस्थ क्षेत्र होते हैं तो वहां पर क्या है कि घरों में ही प्रसव जो है करवा लिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो थोड़ी बढ़ जाती है ना। तो धीरे धीरे अभी डेवलपमेंट और जागरूकता के कारण जो है ये अस्पतालों में प्रसव कराने के प्रति विश्वास बढ़ा है। सरकार की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बढ़ा हुआ है जो विश्वास है वो माताओं का अस्पतालों में, और इस वजह से भी ये मृत्यु दर हमारी कम हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी ये प्रसव की जो बात हो रही है तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ना, शासकीय अस्पताल, उसमें यदि देखा जाए तो 2005-6 में 6.9% प्रसव होता था। अभी 2015-16 के हिसाब से ये आपका 55.9% आ गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये परसेंटेज के हिसाब। 6.9 से कितना पड़ गया अपना 55.9, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। ठीक, वहीं 2005-6 में संस्थागत प्रसव की यदि बात की जाए तो 14.3% होता था, जो कि 15-16 में कितना हो गया है 70.2% हो गया है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात हो गई शासकीय अस्पतालों में, और ये संस्थागत जो प्रसव हुआ करते हैं, ठीक है, उसकी बात हो गई। तो ये 14.3 से इंक्रीज होकर के 70.2% हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से आपको याद करना है ना। ये आप क्या करिएगा कि यहां से हम लोग पढ़ते चलेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप नोट्स बनाइएगा। तो टेबल फॉर्म में बनाइए, चार्ट फॉर्म में बनाइए। ठीक है, अलग अलग टॉपिक लिख करके बनाइए, है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने जनगणना के बारे में पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो आप वहां पे लिखिए। जनगणना के बाद हम लोग आगे बढ़े तो लिंगानुपात हमने देखा, फिर शिशु मृत्यु दर हमने देखा, फिर ये मातृ मृत्यु दर में आ गए, उसके बाद फिर ये प्रसव वाले जो आंकड़े हैं वहां पर हम लोग आ गए। तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट बनाइए और खुद से यहाँ से याद करने के बाद खुद से अपना एक नोट्स बना करके रखिए इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही है। ठीक है, हाल फिलहाल में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, चाहे मंडी निरीक्षक हो, सम परीक्षक हो, आपने एसीएफ का एग्जाम दिया होगा इस साल। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से प्रश्न आता है। जो आप पढ़ रहे हैं वहीं में से आपको प्रश्न मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि अलग अलग उसको टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाएं और फिर उसको याद करें, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, चलिए ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अब शिशु मृत्यु दर वाला पॉइंट है ये, तो इसको हम लोग को और देखने की जरूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, देखें सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP, या शॉर्ट में इसको GDP बोल देते हैं। ठीक है,
जीडीपी जो होता है, आप ये समझें कि ये छत्तीसगढ़ राज्य हो, चाहे कोई भी जगह की आप जीएसडीपी निकालिए, कोई भी स्टेट का हो, चाहे भारत देश का हो, वो उस राज्य के, उस देश के आर्थिक प्रगति को दिखाता है, ठीक है। या जीडीपी यदि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जैसे अगर राज्य की जीडीपी की हम बात करते हैं तो जीएसडीपी की, तो ये उस राज्य की सीमा के अंतर्गत जितने भी उत्पादित वस्तु हैं उनके कुल बाजार मूल्य को, कुल जो टोटल मार्केट प्राइस है, मार्केट जो वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। सीमा के अंतर्गत, राज्य की सीमा के अंतर्गत जितने भी राज्य के अंतर्गत उत्पादित या जो निर्धारित जो वस्तु हैं उसके बाजार मूल्य को कहते हैं क्या, जीएसडीपी, ठीक है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब दो चीजें होती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। जब हम जीएसडीपी निकालते हैं या गणना करते हैं ना, तो दो मूल्य पर या दो भाव के आधार पर इसकी गणना करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्थिर मूल्य। क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य, ओके। और एक होता है क्या, प्रचलित मूल्य, है ना। क्योंकि हम राज्य की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादित वस्तु है उसके बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं, तो बाजार मूल्य जो है वो दो हिसाब से निकाला जाता है, एक स्थिर मूल्य के आधार पर और एक प्रचलित मूल्य के आधार पे। स्थिर मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ, स्थिर मूल्य कहने का मतलब ये कि एक आधार वर्ष हमने चुना हुआ है, उस रिफरेंस, उस आधार वर्ष के हिसाब से यदि आप जो है गणना करते हो तो वो स्थिर मूल्य के आधार पर आएगा, ठीक है। और प्रचलित मूल्य मतलब कि जो करंट, जो आपका अभी जो साल चल रहा है, उस करंट साल के, करंट जो ईयर है उसके हिसाब से जो अभी मूल्य चल रहा है, उस करंट वैल्यू के आधार पे आप निर्धारित करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रचलित मूल्य कहेंगे, ठीक है। तो स्थिर मूल्य के लिए जो आधार वर्ष हमने निर्धारित किया हुआ है वो है क्या, आपका 2011-12, ये आधार वर्ष है। तो 2011-12 के हिसाब से आज के जो जितने भी उत्पादित वस्तुएं हैं उसके बाजार मूल्य की गणना करोगे तो वो स्थिर मूल्य पर आएगा, ठीक है। और अभी इसी साल के आधार पर करोगे तो वो आपका जो है प्रचलित मूल्य के आधार पर आएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इसको हमको याद करना है, ये आंकड़ों को पूरा हम लोगों को याद करते चलना है। प्रश्न भी बताते चलूंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या करना है वो आप याद करते चलेंगे। देखिए ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ना, ये 2011-12 के हिसाब से स्थिर भाव के आधार पर जो हम लोग गणना करते हैं, तो 2012-13 से लेकर के अभी 2020-21 तक का पूरा इसमें कितना वृद्धि हुआ है वो हमारे पास है, ठीक है। आंकड़ा, सबसे पहला आंकड़ा हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है वृद्धि, ठीक है। जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। आप हेडिंग वहां पे डालिएगा, लिखिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो देखिए एक तरफ पूरा वर्ष लिखेंगे और दूसरी तरफ आप उसके आंकड़ों को लिखेंगे। तो 2012-13 में ये कितना था, 5.00, कितना था, 5.00 ये था। वहीं 2013-14 में क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक। फिर आगे बढ़ते चलोगे तो 14-15 में ये हो गया कितना आपका 1.77, 15-16 में ये हो गया आपका 2.57, 16-17 में हो गया 12.13, फिर 17-18 में हो गया 3.01, फिर 18-19 में हो गया 7.98, 19-20 में ये आपका प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ था, 5.12 हुआ था। और अभी 2020-21 की हम बात करते हैं तो 2020-21 में जो वृद्धि हुई है वो है -1.77, ओके, -1.77% वृद्धि दर्ज की गई है अभी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से। आई बात समझ में, कितना, -1.77। फिर से देखिए ऋणात्मक चिन्ह है जो बताता है कि कोविड की वजह से और जो भी आर्थिक जो क्रियाकलाप थे वो बंद थे, जिसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यानी कि 2020-21 में -1.77 जो है प्रतिशत वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है, या सीधे तौर पे कहें तो कमी देखने को मिली है, ओके। चलिए अब 2012-13 से लेकर के 2020-21 तक का जो औसत वृद्धि यहां पर हमको मिलता है वो मिलता है कितना, 5.09%, ठीक है। कितना मिल रहा है, 5.09%। ये एवरेज इंक्रीज है, औसत वृद्धि है 5.09। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ओके। 2020-21 में कितना प्रतिशत वृद्धि हम देखते हैं तो -1.77, ओके। और औसत वृद्धि की यदि बात की जाए यानी कि 2012-13 से लेकर के अभी 2020-21 तक के जितने भी आंकड़े हैं उसका औसत निकालिए ये सबका, तो आपको मिलेगा 5.09% औसत वृद्धि, एवरेज इंक्रीमेंट, ठीक है। किसमें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। चलिए अब ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जिसमें हमने कहा कि राज्य की सीमा के अंतर्गत जितने भी उत्पादित वस्तु हैं, है ना, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो जो उत्पादन जो होता है वो
अर्थव्यवस्था के 3 अलग अलग क्षेत्रों में होता है, ठीक है ना, 3 अलग अलग क्षेत्र। अब वो अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी कि हालांकि आप लोग अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में पूरा ये पढ़े हुए हैं कि क्या क्या सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन जो पहली बार ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो वो उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए, एटलीस्ट वो आंकड़े आप लोग याद कर ले समझ करके, तो वो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, ठीक, इसमें आपका 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पहले क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, ओके, या प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद फिर आता है क्या? द्वितीयक क्षेत्र आता है, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आता है क्या? तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र, है ना। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। इन्हीं 3 क्षेत्रों के जरिए ही हम क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में हुए उत्पादन के ही बाजार मूल्य को निकाल करके हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, ओके। तो प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब ये क्या होता है कि सबसे पहला क्षेत्र जहां पे कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर फसल जो हो रही है, तो जो धान का उत्पादन हो रहा है फसल का, तो जो धान है, जो कच्चा माल है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि कृषि और उससे जुड़े हुए जो संबद्ध जो क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो कि प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड करता है। मान लो एक उदाहरण के तौर पे राइस मिल ले लीजिए आप, ठीक है। राइस मिल में क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि जो एग्रीकल्चर है वहां से अनाज जो है वो द्वितीय क्षेत्र में यानी कि राइस मिल में आएगा। राइस मिल से में प्रोसेस करेंगे तो जो प्रोसेस होगा उसमें क्या रहेगा कि जैसे राइस मिल है तो चावल अलग करेंगे, छिलका अलग करेंगे, ठीक है। अब वो चावल बन गई, चावल जो है आपको मिल गया, उसको आप एक बोरी में भर दिए, है ना, वो एक आपका एक बोलना चाहिए प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब वो चावल की जो बोरी है वो कहीं और जाएगी, जिसको जरूरत है वो खरीदेगा उसको, है कि नहीं। तो द्वितीय क्षेत्र वो जो प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र वो जो द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको तृतीय क्षेत्र बोलेंगे, है ना। जैसे कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा वाले क्षेत्र आएंगे, है ना, सेवा वाले क्षेत्र, जैसे हॉस्पिटल हो गया, है ना, सेवा के अंतर्गत आता है हॉस्पिटल, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जो होटल वगैरह है, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह है, वो भी आपका सेवा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जिसमें क्या हुआ? धान पैदा हुआ, ठीक है ना, कृषि एग्रीकल्चर धान पैदा हुआ, वो धान जो है वो यहाँ पर आया, कहाँ? द्वितीय क्षेत्र में। और यहाँ पर क्या हुआ? वो धान से चावल अलग किए, उसके बाद फिर चावल को कौन खरीदेगा? सेवा क्षेत्र वाले, मतलब समझ लो, मान लो रेस्टोरेंट वाले ने खरीद लिया, है कि नहीं, तो वो यहाँ पर आया। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो मेन जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर, वहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के जो है ये 3 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं 3 क्षेत्रों के आधार पर हम क्या करते हैं? जीएसडीपी की गणना करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें प्रमुख रूप से यदि आप देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसमें आपका प्रमुख जो क्षेत्र है वो क्या होगा? कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र। संबद्ध क्षेत्र का मतलब हो गया कि कृषि, फिर उसके अंतर्गत पशुपालन, कुक्कुट पालन, है ना, बागवानी फसलें, है ना, ये सारी जो चीजें हैं, मछली पालन, ये सब जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक। द्वितीय क्षेत्र में आता है क्या? उद्योग। क्या आता है? उद्योग, ठीक है। अब ये उद्योग के अंतर्गत क्या क्या? तो उद्योग के अंतर्गत आपका निर्माण, है ना, आपका कंस्ट्रक्शन वाला, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर वाला, ठीक है, खनन, उत्खनन, ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आता है? उद्योग के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में सेवा, ठीक है। तो कृषि, उद्योग और सेवा, ये इस तरीके से 3 चीजें आपको याद में रखनी है। आई बात समझ में, ठीक। चले, तो अब देखें ये जो जीएसडीपी हमने देखा कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ और औसत वृद्धि हुआ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जीएसडीपी में यानी कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ये इन क्षेत्रों की भागीदारी क्या है? कृषि की, उद्योग की और सेवा की, इन तीनों की भागीदारी क्या है? ये हम लोगों को यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्ष 2020-21 है, इस वर्ष 2020-21 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 17.64% है। कितनी प्रतिशत है? 17.64%, ओके, 17.64%। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 46.43% और सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 35.94% है, 35.94%। आई बात समझ में, ठीक है। तो 3 चीजें आप याद रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट चीजें, ओके। हमारे पास 3 आंकड़े, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, उसके हिसाब से उनका कितना योगदान रहा है जीडीपी में, यानी कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जो उत्पादन हुआ है ना, उसके बाजार मूल्य जो है वो टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में जितना है उसका 17.64% रहा है। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो इंडिविजुअल आंकड़ा हो गया। प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न ऐसे बनता है भाई कि पूछ देगा कि वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
किस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी रही है? ओके, सर्वाधिक योगदान किसका रहा है ऐसा पूछेगा। तो आप बताइए मुझे कि किसका रहा है। ये आप देखें, कृषि, उद्योग, सेवा 17, 46, 35। तो सबसे ज्यादा किसका? उद्योग क्षेत्र का। क्लियर है? तो सर्वाधिक योगदान जीएसडीपी में वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र का रहा है 46.43%। ओके, फिर सेकंड क्रम पे क्या आएगा? सर्विस सेक्टर, ठीक है, यानी कि सेवा क्षेत्र आ रहा है 35.94% है। और उसके बाद फिर सबसे कम भागीदारी किसकी रही? कृषि की रही। आई बात समझ में? ठीक है, कृषि। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, ये क्रम भी पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक भागीदारी किसकी रही। तीसरा पूछा जा सकता है कि सबसे कम योगदान किसका रहा है। ओके, वर्ष 2020-21 के अनुमान के हिसाब से, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जीडीपी में सर्वाधिक योगदान उद्योग क्षेत्र का, फिर सेवा क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का रहा है। ओके, है ना? ऐसा याद रखना है। ओके, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्लियर हुआ ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र का योगदान या प्रतिशत वृद्धि किस साल में कितना रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हालांकि यहाँ पे हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है आपका। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से केवल थोड़ा सा आप इसको बस दिमाग में रखें, पिक्चर को एक मैप आप बैठा लेते हो दिमाग में तो आसानी से आप आंसर कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि ये आपका यहाँ पर जो पहला ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है स्थिर मूल्य के आधार पे क्षेत्र में योगदान जीडीपी का। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे कि एक का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कृषि है। कृषि के लिए ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये आप देखिएगा, तो इसमें आपको सर्वाधिक दिख रहा है, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, और ये न्यूनतम में आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है। ठीक, तो अगर आपको पूछे कि कृषि में स्थिर भाव के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस साल रही, तो आप 2016-17 आसानी से यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने टेबल में पढ़ा था वही चीज आपका यहां पे ग्राफ में शो हो रहा है। तो 2016-17 में कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशत वृद्धि है वो सर्वाधिक रहा है। ठीक, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये आपका 2021 के आसपास रहा है। ठीक है, वहीं न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में देखिए ये आपका 10-11 के आसपास यहाँ पर ये माइनस में यहाँ पर चला गया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ऐसे मैच करके देख सकते हैं। और ये कौन सा साल है? ये आपका हो गया 2018-19। क्लियर है? तो 2018-19 में न्यूनतम आपका रहा कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि, और सर्वाधिक वृद्धि जो है वो आपका कब रहा है? 2016-17 में रहा है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो इससे हमको आसानी हो जाएगी आंसर करने में। उसके बाद फिर दूसरा जो पॉइंट यहां पे आता है वो क्या आता है आपका? स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी, यानी कि कितना प्रतिशत की भागीदारी यहां पर रही है वो अपने को यहां से देखना है। ठीक है, देखें तो ग्राफ एकदम स्पष्ट है। ये तो बहुत ज्यादा इजी ग्राफ आपको दिख रहा है। आप देख रहे हो कि 2014-15 से लेकर के 2020-21 इस बीच में ये आपका जो उद्योग क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ना, ये उद्योग का ही योगदान सर्वाधिक रहा है पूरा आपका 14-15 से 2020-21 में। ये जो सबसे ऊपर ये जो लाइन आपको दिख रही है रेड कलर में, ठीक, ये क्या है आपका? इंडस्ट्री यानी कि उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान आप देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। स्थिर मूल्य पर इन सभी चीजों को याद रखेंगे। स्थिति क्या है? स्थिर मूल्य है। हम बात कर रहे हैं जीएसडीपी की, और हम बात कर रहे हैं क्षेत्रवार भागीदारी की। ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ आपका प्रतिशत वृद्धि का था। ये जो ग्राफ है ये आपका योगदान का है, यानी कि हिस्सेदारी का है, हिस्से का है। ठीक, तो देखें आपका उद्योग का सर्वाधिक योगदान रहा है हमेशा की तरह, जो कि 47, 45, 48 इसी रेंज में रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यह पूछ देता है कि वर्ष 2020-21 में, है ना, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है, तो नो डाउट एक ही आंसर है आपके पास, वो क्या है? उद्योग। ठीक है, तो ये उद्योग याद रखें। उसके बाद फिर दूसरा आप देखेंगे यहां पर क्या आता है? देखिए सेवा, और फिर आता है क्या? कृषि। तो कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो हर साल कम ही रहा है बाकी दो क्षेत्रों की तुलना में। क्लियर है? ठीक, ये आपको 17, 19 है ना, 16 ये इस रेंज में आपको दिख रहा है। ये आपका पूरा 30 वाले रेंज में है, 34, 35, 34, 34, 35 इस तरीके से। ठीक है, तो जो क्रम है क्षेत्रवार भागीदारी का, उसमें सर्वाधिक योगदान
उद्योग, उसके नीचे आपका क्या आएगा, सेवा, और उसके नीचे क्या आएगा आपका कृषि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योगदान का क्रम जो हमने इसके पहले पढ़ा था, आपको मैंने इसी तरीके से बताया कि किसका योगदान क्षेत्रवार ज्यादा है या क्रम क्या है, तो किसका है तो उसका है, ऐसे याद रखिएगा। तो उसका यानी कि उद्योग, सेवा और कृषि, ऐसे आप एक लॉजिक बना लीजिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कि आपका ग्राफ के हिसाब से हमने स्टडी कर लिया। ठीक, अब देखें आगे। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल, ये जो हम लोगों ने ग्राफ में देखा, अब हम लोग इंडिविजुअल क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के बारे में। ठीक है, तो कृषि में देखिए आपका 2015-16 से लेकर के 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ये 15-16 से अभी तक का हमारे पास अनुमान है। और वो क्या है, आपका जो आंकड़े हैं वो 19-20 तक के हैं, और 20-21 का जो है वो ये अनुमान है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां पर देखेंगे जो 2015-16 है उसमें स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई थी वो 0.95% हुई थी। 2016-17 में हमने अभी अभी देखा था कि सर्वाधिक वृद्धि हुई थी ग्राफ में, तो ये देखिए एक्चुअल जो आंकड़ा है वो आपको मिल गया 21.28। ठीक है, वर्ष 2016-17 में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 16-17 में सबसे ज्यादा था। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक, वो आपका 16-17 में 21.28। ठीक है, फिर 17-18 में ये -10.90 रहा, 18-19 में 9.78 रहा, 19-20 में 3.67, और अभी वर्तमान में 2020-21 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से, अनुमान के हिसाब से कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि है कृषि क्षेत्र में वो आपका 4.61% रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब यहां पर देखिए जो सर्वाधिक है वो कहां पर, 2016-17 में सर्वाधिक कहां पर आपका 2016-17, और न्यूनतम कब रहा तो 2017-18। देखिए -10.90, ये आपका जो हम लोगों ने ग्राफ में देखा था ना। ठीक है, ये आपका माइनस जो शो हो रहा था, ये देखिए ये जो पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये वही है आपका -10.90, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका 21.28। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें वर्ष 2015-16 में जो कई जनपद जो है वो सूखाग्रस्त हो गए थे, उसी के कारण जो वृद्धि है वो माइनस में आपको दिख रही है -0.95। तो यहां पे कारण भी लिखा हुआ है। ठीक, 17-18 में ये जो दिख रहा है हम लोग को माइनस में, तो वो भी इसलिए क्योंकि जो उस समय कृषि फसलें हैं उसका जो उत्पादन है उसमें कमी आई, उस कमी की वजह से -10.90% रहा। कब, 2017-18 के वर्ष में। ठीक, 16-17 में सर्वाधिक है, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था अच्छी फसल होने के कारण। क्लियर है, ये वृद्धि दर कितना चला गया, 21.28 चला गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा आपको याद रखना है। प्रश्न बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि प्रश्न जो है वो पूरा आपको एग्जैक्ट वहां पे लिखा रहेगा, स्पेसिफाई करेगा कि किस वर्ष में कितना रहा है या किस वर्ष के अनुसार है, वो ईयर आपको दिया रहेगा। ईयर के हिसाब से ही आपको आंसर याद करना है। याद करने के लिए आप बेहतर होगा कि यहां से जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा आप एक टेबल बनाइए, टेबल फॉर्म में इसको याद करके टेबल फॉर्म में आप अपना नोट्स बनाना, ताकि ये जो आंकड़े हैं ना ये एग्जाम से जस्ट पहले हमको रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तभी वो दिमाग में बैठा रहता है। तो जस्ट पहले रिवाइज करना है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। यहां से पढ़ोगे टाइम लगेगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार पढ़ के याद करके आप नोट्स बना लो, चुपचाप रख दो। एग्जाम जब है उसके एक दिन पहले या उस दिन जो है सुबह उठ करके एग्जाम जाने से पहले आप उसको देख लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11-12 जो है वर्ष 11-12 में जो जीएसडीपी है, ठीक, उसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी, 18.10% थी। लेकिन निरंतर लेकिन धीमी गति से थोड़ा घटते हुए वर्ष 2020-21 में कितना आ गया है, 17.64% पर आ गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र की भागीदारी में 17.64% याद रखना है, 17.64%। ये कृषि क्षेत्र में आपका 2020-21 का अनुमान है भागीदारी का। और जो वृद्धि हम लोगों ने देखा था, वृद्धि कितने का, तो 4.61% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में 2020-21 में अनुमान है। आई बात समझ में? तो ये हो गया वर्ष 2020-21 यानी कि वर्तमान का वृद्धि दर, और ये आपका हिस्सेदारी है। ठीक, अब आते हैं किसमें, उद्योग में। ठीक, देखें उद्योग क्षेत्र में भी
प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखिए सबसे पहला जो प्रश्न एक बनता है यहां से, वो इस पहले लाइन से एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है या उद्योग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा करके प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा इसमें आपका प्रमुख रूप से उद्योग के अंतर्गत खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति और आपका निर्माण क्षेत्र, ये सब जो है उद्योग के अंतर्गत आता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये उद्योग यानी कि आपका अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ठीक, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक, उद्योग का। अब आगे बढ़िए, तो इस पे भी अब याद करते हैं। देखो तो 2015-16 में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.94 थी, वृद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए वृद्धि स्थिर भाव पर। तो 16-17 में 5.19, 2017-18 में 9.31, 18-19 में 9.40, फिर 2019-20 में 3.43 और अभी वर्तमान में 2020-21 में आपका जो वृद्धि हम देख रहे हैं उद्योग का, वो है -5.28। कितना है? -5.28। याद रहेगी बात, ठीक है। चलिए, तो ये जो 5.28 आप देख रहे हो वो भी कितने हैं? माइनस में है। तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृद्धि है, ठीक, वो कौन से वर्ष में रही और मिनिमम यानी कि न्यूनतम कौन से वर्ष में रही? तो याद रखें न्यूनतम जो है वो अभी वर्ष 2020-21 का अनुमानित है। याद रखेंगे -5.28। रीजन वही है, रीजन ये है कि उद्योग क्षेत्र और बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो बंद थे कोविड काल की वजह से, कोरोना काल की वजह से, इस वजह से ये माइनस में आपको ये दिख रहा है। ओके, तो याद रखिएगा -5.28 अनुमानित है वर्ष 2020-21 के अनुसार से ये वृद्धि उद्योग क्षेत्र में। ओके, वृद्धि की बात यहां पे हो रही है। चलिए, इसके बाद देखें आपका वर्ष 2012-13 से 20-21 तक का यदि आप आंकड़ा देखते हो तो औसत वृद्धि कितना है औद्योगिक क्षेत्र में? तो याद रखिएगा 4.72%। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 4.72% है। ठीक है, फिर 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद जो था उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी जो थी वो कितनी थी? 47.27% थी 2011-12 में। ठीक है, अभी चूंकि आधार वर्ष हमारा वही 11-12 है तो इसके अनुसार यदि लेते हैं तो 20-21 में ये आपका कितना जा रहा है? 46.43% संभावित है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र में याद रखें कि आपका 20-21 में 46.43% अनुमानित है। ठीक, वृद्धि कितना? -5.28% अनुमानित है। क्लियर? तो ये वृद्धि याद रखेंगे और ये आप याद रखेंगे प्रतिशत वर्ष 2020-21 के अनुसार। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो अर्थव्यवस्था का सेक्टर है यानी कि सेवा, इसमें हम चलते हैं। तो सेवा में देखिए सेवा क्षेत्र का भी बहुत योगदान यहाँ पर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या भूमिका रही है देख लेंगे। एक तो यह कि सेवा की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, पहला पॉइंट ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखें अब सेवा के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको बता देता हूं। ठीक, देखें व्यापार, होटल, जलपान गृह, ठीक है, स्थावर संपदा मतलब जो प्रॉपर्टी जो होती है ना, जमीन जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और अन्य सेवाएं। ठीक है, सेवा मतलब वो कि जिसमें डायरेक्ट जो है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर तक हम पहुंचते हैं, क्लाइंट तक पहुंचते हैं, कस्टमर तक पहुंचते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट सेवा के तौर पे हम उत्पादन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए सर्वाधिक भागीदारी जो रही है या कौन से साल में कितना रहा है यदि देखें तो 2015-16 में सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि आप देखते हो वो आपका 5.92, 16-17 में 5.48, 17-18 में 1.79, फिर 18-19 में कितना है 8.32, फिर 19-20 यानी कि पिछले वर्ष यदि देखा जाए तो 7.71 रहा, और अभी इस साल सेवा क्षेत्र में वृद्धि 0.75। ठीक है, 0.75 की वृद्धि का अनुमान किसमें? सेवा क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, तो वृद्धि सेवा क्षेत्र में आपका 0.75 इस साल 2020-21 में। ठीक है, ये भी बहुत कम है लेकिन हालांकि वृद्धि है।
12-13 से अभी तक का यदि औसत वृद्धि देखते हैं तो औसत वृद्धि याद रखिएगा 5.23 है, ठीक। और 11-12 में कितना था हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र का 34.63% था, और अभी आपका 20-21 में सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 35.94% है। क्लियर है? तो याद रखें आपका सेवा क्षेत्र में वृद्धि पूछेगा तो 0.75, और यदि आपका सेवा क्षेत्र में भागीदारी पूछेगा वर्ष 2020-21 तो आपका 35.94, ठीक है, 35.94% रहा है। आई बात समझ में? ठीक, इतना हमको याद रखना है सेवा क्षेत्र का। तो ये सब आप एक साथ टेबल बनाइएगा, है ना। कैसे करेंगे आप? ये उद्योग लिख दीजिए, ये सेवा लिख दीजिए, ये कृषि लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें आप, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए और यहाँ पर हिस्सा बता दीजिए, यानी कि भागीदारी, ठीक है, भागीदारी या उस क्षेत्र का योगदान। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप लिखते चलिएगा ऐसा करके, ठीक है। तो टोटल 6 आंकड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते देखें। ये सब उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो सब कोविड और महामारी ये सब की वजह से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वो क्षेत्र यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। ओके, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। और वो है क्या, वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य कितना जारी किया केंद्र सरकार ने, वो देखिए भारत सरकार ने। तो देखें 2020-21 में धान, जिसका 2 ग्रेड हम लोग देखेंगे, एक सामान्य धान और एक धान जो कि है क्या, ग्रेड ए धान है। तो समर्थन मूल्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न आया है और इसी तरीके से प्रश्न आता है हर बार का। जो भी इकोनॉमिक सर्वे आप करोगे उसके हिसाब से याद करिएगा, ठीक है। तो देखें सामान्य धान का जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य जारी किया है वो है 1868 याद रखिएगा, 1868 1868। और आपका ग्रेड ए का जो धान है वो आपका 1888, ठीक है, 1888 रुपया प्रति क्विंटल। ओके, हर एक क्विंटल के पीछे 1888 रुपया आपका ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य जारी किया गया है, ठीक है। समर्थन मूल्य यदि आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि किसानों को एक भरोसा दिलाने के लिए, भरोसा देने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक गारंटी के तौर पे पहले से ही सरकार क्या करती है, एक मूल्य जारी करती है, ठीक है। यानी कि फसल होने से, पैदावार होने या फसल होने से पहले ही, उपज होने से पहले ही कीमत तय कर दी जाती है कि सरकार आपके फसल को, आपके अनाज को इतने रुपए में खरीदेगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समर्थन मूल्य। तो इससे क्या रहता है ना, किसानों को भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई किसी वजह से फसल बर्बाद भी हो गई या जो है पैदावार सही नहीं हुआ तो भी इतने मूल्य में तो उसकी जो फसल है वो बिकेगी ही, भारत सरकार उसको खरीद लेगी, ऐसा करके, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, समर्थन मूल्य, ठीक है। चलो अब आगे देखें। तो भारत सरकार ने जो जारी किया समर्थन मूल्य, वो 2 पॉइंट याद रखिए, धान को लेकर के 1868 1888। ओके, अब उसके बाद फिर देखें खरीफ वर्ष 2019-20, इसमें 18.38 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 83.95 लाख टन धान की खरीदी की गई थी, ठीक है। ये एक्चुअल आंकड़ा, उत्पादन का आंकड़ा यहां पर आपको दिख रहा है, याद रखेंगे। वर्ष 2019-20 में खरीफ, ठीक है, खरीफ वर्ष जो 2019-20 है उसमें 18.38 लाख किसानों से 83.95 लाख टन ये खरीदी की गई, धान की खरीदी, ठीक है। तो उसके एवज में 15,285.9 करोड़ रुपए की धान का समर्थन मूल्य जो है वो भुगतान किया गया है। आई बात समझ में, ठीक है। टोटल किसान कितने, 18.38 लाख, ठीक है। और उससे खरीदा गया कितना, 83.95 लाख टन धान की खरीदी हुई और उनको पैसा मिला कितना, किसानों को कितना भुगतान किया सरकार ने, 15,285 करोड़ रुपए भुगतान किया। ओके, प्रोत्साहन के साथ, है ना। अभी इस वर्ष किसानों से अगर, हाँ अभी ये धान की बात हो गई, अब बात करते हैं किसके बारे में, मक्का के बारे में। तो मक्का जो है इसमें आपका 4,844.5 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई और 85.26 लाख रुपए का भुगतान किया गया, ठीक। तो ये 2 पॉइंट इसका बन जाएगा, ठीक।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में टोटल आपकी उचित मूल्य की दुकानें या राशन की दुकानें कितनी हैं? तो याद रखें, ग्रामीण में 1302, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में 1302 है और ग्रामीण क्षेत्र में 11,149 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। एग्जैक्ट डेटा आप याद रखेंगे। शहर में 1302, ठीक है ना, शहर में 1302 और 11,149 गांव में उचित मूल्य की दुकानें हैं। ओके, वर्तमान में कितने लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं? तो 67.11, ठीक है, कितना है? 67.11 लाख राशन कार्ड जो हैं, इतने राशन कार्डधारी हैं, प्रचलित हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक, चलो इतना पॉइंट याद रखिएगा, है ना। इसके बाद देखें, अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, वित्त वर्ष 2020-21 इसमें राजस्व प्राप्ति जो हुई, जितना भी समस्त स्रोतों से राज्य को जो टैक्स से हो चाहे विदाउट टैक्स हो, जितना भी आय प्राप्त होता है उसी को हम लोग राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जो कुल राजस्व प्राप्ति हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% बढ़ गया है, ठीक है ना। देखें, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए कुल जो राजस्व है ना, कुल राजस्व, इसमें आप दो प्रकार से बांट सकते हो इसको, दो वर्ग में, है ना। एक कर राजस्व, यानी कि समस्त जितने भी प्रकार के कर लगाए जाते हैं, राज्य सरकार जो टैक्स लेती है, उन करों से कितना मिला वो कर राजस्व कहलाएगा। और एक आपका होता है क्या? गैर कर। क्या होता है? गैर कर, ठीक है। तो गैर कर राजस्व और कर राजस्व, ये दोनों को मिला करके टोटल राजस्व अपन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि पहली बात ये कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, टोटल जो कुल राजस्व है वो पिछले वर्ष की तुलना में, तो 10.75% क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। आई बात समझ में? 10.75% की वृद्धि, है ना। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 में कुल जो कर राजस्व है उसमें 16.66% वृद्धि अनुमानित है। देखो, पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% की वृद्धि, ठीक। और अभी आपका वित्त वर्ष 2020-21 में कुल जो कर राजस्व है, ये वाला कर राजस्व, इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि? तो 16.66%। आई बात समझ में? ठीक है। हर एक आंकड़ों पर ध्यान से समझ के सुन करके, जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से आप आंसर करते चलिए। ओके, तो देखें कुल राजस्व में जो वृद्धि है वो 10.75%, ठीक है, कुल राजस्व में। अभी कुल के अंतर्गत राजस्व जो कर राजस्व का हिस्सा है वो कर राजस्व में 16.66% की वृद्धि अनुमानित है। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब इसके बाद देखें आगे, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पे आता है, ठीक, वो आता है क्या आपका कि कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, देखें कुल जो राजस्व प्राप्ति है इसमें कर राजस्व का जो योगदान है, योगदान वो 63.17% है। क्लियर? यानी कि ये जो कर राजस्व है ये टोटल जितना हमको प्राप्त हुआ ना, कितना प्राप्ति हुआ है वो भी देख लीजिए आप। कुल राजस्व हमको मिलता है 83,831.30 करोड़ अनुमानित है। 83,831.30 करोड़ रुपए ये वर्ष 2020-21 में अनुमानित है कि इतना राजस्व हमको मिल जाएगा, इतना राजस्व प्राप्ति हमको होगी, ठीक है, 83,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? तो उस 83,000 करोड़ रुपए का 63% जो हिस्सा है वो किससे आ रहा है? कर राजस्व से आने का अनुमान है, 63.17%। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। अब बात करते हैं गैर कर राजस्व की। तो गैर कर राजस्व में प्रमुख जो योगदान है वो किसका है? केंद्रीय सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उसका है, ठीक है, सहायक जो अनुदान मिलते हैं उसका, ठीक। गैर कर राजस्व जो है वो आपका 30,873 करोड़ रुपए अनुमानित है। कितना? 30,873 करोड़ रुपए अनुमानित है। क्लियर है बात? ओके। तो आपका गैर देखो टोटल कितना है आपका? 83,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 83,831 है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका मैंने 83,000 लिख दिया। याद करने के लिए सीरीज पकड़ना है अपने को, 83,000 पहले याद कर लो, फिर 83,831 मतलब 3 शून्य याद कर लेना तो वो याद हो जाएगा। ओके। तो
83,000 करोड़ जो रुपए हैं उसमें आपका 30,000 जो करोड़ रुपए हैं वो आपके किससे आ रहे हैं, गैर कर राजस्व से आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी का आपका 52 या 53 के आसपास जो है आपका किससे आएगा, कर राजस्व से आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये आप इसको 83,000 को दो भाग में बांट दो, ये देखो 30,873 उसको माइनस कर दीजिए तो जितना आएगा वो कर राजस्व का हिस्सा मिल जाएगा। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। ये जो राजस्व प्राप्ति है वो 83,000 करोड़ रुपए दिख रहा है प्राप्ति, और खर्च जो है राजस्व व्यय वो 81,000 करोड़ रुपए ये आपका अनुमानित है। तो इसका मतलब ये कि 83,000 की कमाई हो रही है, 81,000 खर्च करना है, मतलब बच रहा है 2,000, है कि नहीं? तो कितना बच रहा है एग्जैक्ट, तो ये आपका 2,431.35 करोड़ रुपए जो है वो क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, 2,431.35 करोड़ जो है आपका बच रहा है। ठीक, ये जो है क्या कहलाएगा, राजस्व आधिक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राजस्व आधिक्य। ओके, सरप्लस ये अपना कहलाएगा, यानी कि बचत, क्योंकि जितना आ रहा है वो 83,000 है और जितना खर्च होगा वो 81,000, तो इतने की बचत हो रही है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, कर राजस्व, राजस्व प्राप्ति वगैरह, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद करना है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब उसके बाद देखिए आगे। ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, वैट। ठीक है, 2019-20 में जो है आपका टोटल जो वैट है ना, ये आपका प्रांतीय कर संग्रहण, वैट जो कर लगता है, ठीक है, वो सितंबर 2019 तक 1672.74 करोड़ रुपए वैट प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, वैट प्राप्त हुआ है। ओके, उसके बाद से देखें 31 मार्च 2019 की स्थिति में ये कितना हो गया आपका, 3,899.56 करोड़ रुपए। ठीक, 2020-21 में सितंबर की जो स्थिति है उसके हिसाब से 1473.20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखें, ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, जितना अपना जो है इंपॉर्टेंट रहेगा उतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव जो आपका आता है उसके हिसाब से। ठीक है, देखें। चलिए, तो इसके पहले हमने वैट के बारे में पढ़ा, अब ये आपका आता है क्या, देखें, केंद्रीय विक्रय कर संग्रहण। ठीक है, तो इसमें विक्रय कर संग्रहण में कितना आपका 15.59 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। मार्च 2020 की स्थिति में 31.27 करोड़ रुपए, और वर्ष 2020-21 में माह सितंबर 2020 तक 5.81 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। ऐसा यहाँ पे डेटा हमारे पास है। ओके, फिर उसके बाद ये प्रवेश कर संग्रहण, प्रवेश कर संग्रहण का भी 3 साल का अलग से लिखा हुआ है। फिर स्थानीय कर संग्रहण, ये हो गया आपका। एक आपका ये स्टेट का जो जीएसटी संग्रहण है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? और फिर ये आपका स्टेट जीएसटी संग्रहण से जो है ये सितंबर तक का था, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे ये सब इतना बहुत ज़्यादा आपने को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो वैसे इस पॉइंट से जो है प्रश्न नहीं आया हुआ है अभी तक। ठीक है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, है ना, वो एक बार करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, है ना। ये वाला जो पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों की बात कर लेते हैं। ठीक, तो बैंकिंग गतिविधियों के हिसाब से जो वर्तमान हमारे पास आंकड़ा है सितंबर 2020, वो सितंबर 2020 की स्थिति में जो शाखाएं हैं, बैंक शाखाएं 3,162 हैं, और एटीएम की संख्या है 3,390। कितना है? 3,390 एटीएम है, और बैंक शाखाएं कितनी हैं? 3,162। ओके, तो दोनों 3,000 है, पहले सीरीज पकड़ लीजिएगा। 3,000 बैंक शाखाएं हैं, 3,000 एटीएम है, फिर याद कर लेना 3,162, 3,390। ठीक, उसके बाद देखें इन बैंकों में जो कुल जमा राशि है वो आपका 1,80,544 करोड़ रुपए जमा राशि है बैंकों में। प्राथमिकता क्षेत्र में जो आवंटित ऋण है, ठीक है, लोन जो आवंटित किया गया प्राथमिकता क्षेत्र में, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, कृषि संबद्ध क्षेत्र हो गया उसमें, तो इसमें सितंबर 2020 में 7.44% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? ठीक, कृषि लोन प्राथमिकता क्षेत्र वगैरह में जो लोन देते हैं उसमें, है ना। फिर उसके बाद आइए आपका
विपणन संघ में आते हैं। तो विपणन संघ में देखिए आपका विपणन संघ के द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि शाख समितियां हैं जो कि धान का क्या करती हैं, उपार्जन करती हैं। ठीक, और सभी धान उपार्जन केंद्र कैसे हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं। ठीक है, तो कितने हैं आपके पास कृषि शाख समितियां या मंडी, 1333 हैं। ठीक है, 1333, इसको याद रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखें, राज्य की मंडियों में आपका 20,08,136 टन अनाज की आवक हुई है। मंडियों में इतना अनाज आया है 20 लाख टन, ओके, जो कि गत वर्ष की तुलना में 3,26,000 जो है क्या है, ज्यादा है। ओके, 3,26,000 ज्यादा है। 2019-20 में 4,044 हेक्टेयर में आम पौधरोपण कार्य किया गया। ओके, जिस पर 378.29 लाख रुपए का क्या हुआ है, खर्च हुआ है। ठीक, 2021 में 2,955 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य भी याद रखेंगे। ठीक है, 19-20 में 4,044 हेक्टेयर में किया गया था। ठीक है, अभी आपका 2020-21 में 2,955 का आपका टारगेट रखा गया है। ठीक, जिसमें 2,655 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौधरोपण कार्य किया गया है। ओके, राज्य में वर्तमान में कृषि उपज मंडियां कितनी हैं, 69। कितनी हैं, 69 हैं, याद रखेंगे। 118 उपमंडियां हैं, 118 उपमंडियां हैं। ओके, राज्य में वर्ष 2020-21 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ओके, कितने, 22 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं पशुओं प्रजनन के लिए, और 248 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र हैं। 341 पशु चिकित्सालय और 829 पशु औषधालय और 10 मुख्य ग्राम। ओके, तो ये सब अपने को डिटेल याद करना है ना। मुख्य ग्राम खंड हो गए। उसके बाद फिर देखें आपका 99 मुख्य ग्राम खंड इकाई कार्यरत है। ओके, देखिए जो भी डेटा हमको दिख रहा है यहाँ पे, सारा डेटा हमको याद करना है, कैसे भी करके, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये आंकड़े हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अर्थव्यवस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, आई बात समझ में। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई बहाना नहीं है, करना है मतलब करना है। ठीक है, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उसी हिसाब से आप इसको करते चलिएगा, तभी वो याद हो पाएगा, है ना। गैप करके याद करते चलो, थोड़ा थोड़ा गैप लीजिए, है ना। एक पॉइंट याद कर लिए, एक पैराग्राफ को पढ़ लिए, उतना डेटा याद कर लिए, फिर उसके बाद गैप लीजिए, कुछ समय के बाद फिर उसको रिवाइज करो, फिर अगला तैयार करो। ठीक है, ऐसे करके पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, और नोट्स तो बनाना ही है ना। चलिए भाई, अब इसके बाद देखिए आपका क्या आता है। चलो भाई, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं दूसरा। राज्य में कुल जो जल क्षेत्र है, कुल जल क्षेत्र है ना, वो जल क्षेत्र का 94.66% को कितना, 94.66% जो है जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। ओके, मतलब ये कि मछली पालन के लिए जितना भी एरिया हमारे पास अवेलेबल है, जल क्षेत्र है ना, वाटर एरिया, उसमें से 94.66% जो है वो विकसित हो चुका है, उतने में मछली पालन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है अलग से एक एक्स्ट्रा इनकम आप बोल सकते हो, है ना। ग्रामीण क्षेत्र के जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक दूसरा एक साधन हो जाता है रोजगार का। ओके, खेती कृषि के अलावा, है ना। इसके बाद देखें नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका जो लिखा हुआ है, देखिए क्या पॉइंट है ना। देखें, एक गोधन न्याय योजना, फिर आपका ये नरवा कार्यक्रम, ठीक, गरुआ कार्यक्रम, घुरवा कार्यक्रम, बाड़ी कार्यक्रम। ठीक है, ये चीजें यहां पर लिखी हुई है। इसके बारे में देखें तो देखिए, गोधन न्याय योजना, ये सब लेटेस्ट अपडेट के साथ हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से प्रश्न बनता है। ओके, देखें, गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय जो प्रशासन है ना, कौन सा प्रशासन, नगरीय प्रशासन, उसमें नगरीय प्रशासन और जो विकास विभाग के द्वारा कुल आपका 6,58,684 क्विंटल गोबर की खरीदी करके पशुपालकों को जो है कितना, देखें, 12,51,41,620 रुपए का दिया जा चुका है।
ठीक है, भुगतान किया जा चुका है पशुपालकों को। आई बात समझ में? ठीक है, गोधन न्याय योजना के तहत आपका 6,58,000 या ऐसे याद कर सकते हो 6,58,68 ठीक है, इतना क्विंटल गोबर जो है वो खरीदा गया है और 12,51 यानी कि 12.5 करोड़ रुपए गोबर खरीदा गया है। ठीक है, इतने रुपए का, ठीक, सरकार के द्वारा। वर्तमान में कुल 1,016 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। 266.88 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का विक्रय करके, यानी कि विक्रय मतलब कि बेच करके जो है 1,82,000 रुपए प्राप्त किया जा चुका है। क्लियर है ना? तो वर्मी कंपोस्ट आपका 1,016 क्विंटल, ठीक, जिसमें से 266 को जो है अपन क्या कर चुके हैं, विक्रय कर चुके हैं। ठीक, फिर आइए नरवा कार्यक्रम। नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत सुकमा एवं कोरबा में आपका 208 नाला कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 48 कार्य पूर्ण हो चुका है, 149 कार्य प्रगति पर है, 11 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ओके, गरुआ कार्यक्रम। गरुआ में याद रखना है कि कितने ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, तो 1903 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत 1903 कितने 1903 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। ओके, जिसमें गौठान निर्माण कार्य चल रहा है, चारागाह विकास हेतु गतिविधियां चल रही हैं। घुरवा योजना में आइए। घुरवा में कृषकों द्वारा स्व प्रेरणा से 48,289 भू नाडेप, 4,464 नाडेप टाके, 3,167 वर्मी टाके, ठीक, और 9,592 वर्मी बेड और 395 नए बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्य चल रहा है। क्लियर है? 395 नए बायोगैस संयंत्र याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 395। ओके, कितने जैविक खाद का निर्माण हुआ है, तो 3,13,974 मेट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण हुआ है। इतना पॉइंट याद रखें। फिर देखें बाड़ी। बाड़ी के अंतर्गत कितने आ रहे हैं, तो देखिए आपका गरुआ में कितना था, 1903 ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। कितने 1903 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ था। ठीक है, और बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत आपका राज्य के 2012 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। ठीक है, बाड़ी के अंतर्गत 2012 ग्राम पंचायत, कितने 2012 ग्राम पंचायत याद रखेंगे, इसका चयन हुआ है। और इसमें ग्रामीणों के घर के पीछे क्या करेंगे, उपलब्ध भूमि पर बाड़ी विकास का कार्यक्रम किया जा रहा है ना। चले, तो इतना ये अब योजनाओं के अंतर्गत याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, खनिज वाले पार्ट में आते हैं। देखिएगा, देखें खनिज वाले पार्ट में आपको याद रखना है क्या कि कितना कितना उत्पादन हुआ है, क्या हुआ है, देखते चलिए, है ना। मार्च 2020 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 1,57,409 टन, लोहा आपका 34,820 टन, चूना पत्थर 42,000 टन और बॉक्साइट 1492 और टीन का आपका 14,996 किलोग्राम उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो उत्पादन के दृष्टिकोण से आप यहां पर क्रम याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट यहां पे प्रश्न बनता है। ओके, है ना। तो मार्च 2020 की स्थिति में उत्पादन के हिसाब से कोयला आपका 1,57,409, यानी कि सब उत्पादन के दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है अभी, कोयले का। ठीक है, फिर कोयले के बाद आपका जो नाम आता है वो आता है चूना पत्थर का। किसका नाम आ रहा है, चूना पत्थर। ठीक, चूना पत्थर के बाद हम देख रहे हैं क्या आपका लोहा 34,820। ठीक है, क्या है 34,820 लोहा। लोहा के बाद आपका बॉक्साइट आ रहा है, कितना, सॉरी टीन आ रहा है। ठीक है, टीन आपका 14,000 टन, है ना, और उसके बाद फिर बॉक्साइट का नाम आता है। क्लियर है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, कोयला, चूना, लोहा, टीन, बॉक्साइट, ये क्रम उत्पादन के हिसाब से। ओके, कब, ये आपका मार्च 2020 की स्थिति में इतना उत्पादन आप देख रहे हो। ठीक है, किलोग्राम उत्पादन हुआ है। इसके बाद देखें, अच्छा ये बॉक्साइट पहले आएगा, है ना, बॉक्साइट आपका पहले आएगा क्योंकि ये आपका 1000 टन में दिया है और ये टीन का जो है वो किलोग्राम में उत्पादन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है ना। ओके, तो इसको देखिए,
देखें, लोहा के बाद आपका आ जाएगा बॉक्साइट, ठीक, और बॉक्साइट के बाद आएगा टी, ऐसे याद रखना है ना। देखें आगे, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देखिएगा सामने 2019-20 में मुख्य खनिज से 4,524 करोड़ की आय हुई है, गौण खनिज से उसी अवधि में 194, ठीक है ना। तो राज्य की खनिज राजस्व आय मुख्यतः कोयला और लौह अयस्क से ही प्राप्त होता है, ओके, है ना। देखें, आपका जो खनिज राजस्व की हम लोग बात करते हैं, तो खनिज राजस्व में दो हिस्सा आएगा, ठीक है ना। एक चीज आपको याद रखना है कि टोटल जो राजस्व हमको, राजस्व जो राज्य सरकार को मिलता है, छत्तीसगढ़ राज्य को सरकार को, उस कुल राजस्व में 27% जो है आपका खनिज राजस्व है, यानी कि 27% जो राजस्व का हिस्सा है वो आपका खनिजों से प्राप्त होता है। अब खनिज राजस्व में दो चीजें, एक आपका मुख्य खनिज हो जाता है जिसमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट ये सब आता है, और एक होता है क्या आपका गौण खनिज, ठीक है, मुख्य खनिज और गौण खनिज, है ना। तो याद रखिएगा कि खनिज राजस्व में मुख्य खनिज का जो हिस्सा रहा है वो 96% रहा है, और गौण खनिज का रहा है कितना आपका 4%, ठीक है, 4% गौण खनिज का रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ से प्रश्न आया था सम परीक्षक या मंडी निरीक्षक के एग्जाम में, ठीक है, कि मुख्य खनिज का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है खनिज राजस्व में, तो 96% रहा है, ऐसा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ठीक है भाई। तो आपका 18-19 की स्थिति में कुल राजस्व 6,110 करोड़ रुपए था, ठीक है ना, जिसमें से आपका जो अब 19-20 की बात करें तो 19-20 में 4,524 मुख्य खनिज से, ठीक है, और 194.79 करोड़ जो है वो आपका गौण खनिज से प्राप्त हुआ है, ठीक। वर्ष 2019-20 में यदि बात की जाए तो आपका 6,195.72 करोड़ रुपए, क्लियर है, ठीक, 6,195, 2019-20 में 6,195, उसमें से 4,524 मुख्य खनिज का है और 194 करोड़ जो है वो किसका है, गौण खनिज का है, ओके। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, यह भी प्रश्न अभी हाल ही में आया था आपका, ठीक है, वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति अपनाई गई है, तो औद्योगिक नीति है आपका 2019 से 2024 तक, ठीक है, ये वर्तमान में ये आपका चल रहा है, इस यहाँ से प्रश्न आया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 19,265 करघे, उसमें आपका 55,795 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, ओके। अब विद्युत संयंत्र की बात करते हैं, विद्युत संयंत्र, तो देखो आपको जो याद रखना है यहाँ पर वो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो राज्य शासन के अधीन जितने भी विद्युत संयंत्र हैं और जितना भी विद्युत उत्पादन होता है, तो कुल जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है राज्य सरकार में वर्तमान, वो आपका कितना है, 3,224.7 मेगावाट, ठीक है, इतना विद्युत उत्पादन क्षमता वर्तमान में राज्य सरकार की है अक्टूबर 2020 की स्थिति में, ठीक है। अब उसमें जो विद्युत उत्पादन हो रहा है अलग अलग माध्यम से, तो जो कोयला जला के विद्युत उत्पादन होता है यानी कि ताप विद्युत, है ना, वो आपका 3,080 मेगावाट है। जल से विद्युत उत्पादन जो करते हैं वो आपका 138.7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हुआ है, और 6 मेगावाट जो अन्य जो माध्यम है, ठीक है, जैसे एथेनॉल संयंत्र वगैरह है ना, तो उससे गन्ने से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं वो 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन वहां से होता है, ओके। वितरण में हानि का जो प्रतिशत है वो 16.91% है 2019-20 में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस आपका 16.91%, याद रहेगी बात। चल इसके बाद देखें, अब विद्युत में उत्पादन कितना है वो तो हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब उपभोक्ताओं की बात करते हैं, खपत की बात करते हैं। तो देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं को जो विद्युत दिया जाता है उसके अंतर्गत कुछ राहत योजना भी चल रही है ना। उसके तहत 38.25 लाख उपभोक्ताओं को 432.15 करोड़ की छूट दी जा चुकी है, ओके, राहत योजना के अंतर्गत, है ना। फिर अगला पॉइंट आता है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसके तहत याद रखिएगा 2020-21 में सितंबर तक कुल आपका 2,862.71 करोड़ रुपए के विरुद्ध राशि 2,653 करोड़ रुपए जो है खर्च करके 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। कितने सृजित किए गए? 977.54 लाख मानव दिवस जो है सृजित किए गए हैं, ओके। और 2021 में सितंबर तक 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए
परिवारों की संख्या 93,464 है। ठीक है, यानी कि ऐसे परिवार जो मनरेगा के तहत 100 दिन काम किए हैं वो आपका 93,464 परिवार हैं। ओके, इसको याद रखेंगे। फिर देखिए आगे क्या है। वर्ष 2020-21 में सितंबर 2020 की स्थिति में राज्य के 19,698 गांवों के 74,929 बसाहटों में 2,80,939 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। राज्य में 3,785 नल जल जो योजनाएं जो चल रही हैं, 2,703 स्थल जल प्रदाय योजनाएं, ये सब के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, वर्तमान में 7,598 सोलर पंप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, 2019-20 में माह सितंबर 2019 तक कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो आपका 285,488 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं। कब तक? 2019-20 माह सितंबर 2019 तक। ठीक है, वहीं वर्षांत यानी कि 31 मार्च 2020 की स्थिति में कितना है आपका? 934 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और वहीं 2020-21 की बात करें तो 2021 में सितंबर 20 की स्थिति में 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। क्लियर है? ठीक, तो चलिए, तो इतना पॉइंट जो है आपका हमको यहाँ पे याद रखना था। ठीक, ये आर्थिक समीक्षा ओवरव्यू के तौर पे और एक अलग अलग जितना भी मुख्य पॉइंट है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वो हम लोगों ने एक देख लिया है। अब चैप्टर 2 जो है आपने जो डाउनलोड किया होगा उस फाइल में देख लीजिएगा। चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये जो क्लास आज की रही इसके हिसाब से फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बनाओ और याद करो। ठीक है, तभी वो याद होगा। और थोड़ा थोड़ा समय में गैप करके आप उसको याद करना। आज पढ़ लिए, छोड़ दो, फिर अगला दिन अगला थोड़ा सा पढ़ लीजिए डेटा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उसको याद करते चलो, क्योंकि याद तो करना है, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ ही रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ। ये इकोनॉमिक सर्वे हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है, तब तक इसको याद करते चलिए। थैंक यू।